नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड चेनिंग के बारे में। हमारी जो स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मान लेते हैं किसी स्ट्रिंग के ऊपर हमें मल्टीपल मेथड्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं मैसेज, और मैसेज के अंदर हम लिखने वाले हैं बहुत सारी स्पेस के बाद हेलो से कर लेते हैं सेव। एंड अब यहाँ पर प्रिंट करें तो मैसेज की वैल्यू है अभी, से रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट करें तो मैसेज की वैल्यू है अभी ये हेलो। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को हमें ट्रिम भी करना है और इसके अंदर हमें लेटर्स को अपर केस में भी कन्वर्ट करना है। तो हम पहले सिंपली कर सकते हैं कि एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर ले, यानी यहीं पर अपने कोड के अंदर आ जाते हैं, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं न्यू मैसेज के नाम से, जिसमें लिख देंगे मैसेज डॉट ट्रिम। एंड उसके बाद अगर प्रिंट करवाएं हम अपने न्यू मैसेज को, तो न्यू मैसेज के अंदर सारी चीजें ट्रिम हो जाएंगी, यानी वो हेलो बन जाएगा। अब हम चाहें तो न्यू मैसेज के अंदर हम अपने न्यू मैसेज वाले वेरिएबल को ही अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपर केस में कन्वर्ट कर दिया एंड दोबारा से अपने न्यू मैसेज को हम प्रिंट करवा लेते हैं। इसको कर लिया सेव, रिफ्रेश। तो पहले ट्रिम किया, उसके बाद उसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए हम यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं ट्रिम, या इसे लिख देते हैं आफ्टर ट्रिम, एंड इसे लिख देते हैं हम आफ्टर अपर केस, सेव, रिफ्रेश। तो ट्रिम करने के बाद हमारी जो स्ट्रिंग है वो हेलो बन गई, एंड अपर केस के बाद हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर सारे के सारे लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो गए। अब क्योंकि हमें स्ट्रिंग के अंदर एक के बाद एक दो ऑपरेशंस को करना है, दो मेथड्स को हमें करना था, तो हमने क्या किया, दो अलग अलग लाइनें लिखी। पहले हमने यहाँ पर ट्रिम किया, उसके बाद हमने अपर केस में कन्वर्ट किया। हम चाहे तो दोनों चीजों को एक ही लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, यानी इसे अगर हम कॉमेंट आउट करें तो हम एक नई स्ट्रिंग बना सकते थे न्यू मैसेज, एंड इसके अंदर हम लिख सकते थे मैसेज डॉट, सबसे पहले हमें ट्रिम करना था तो पहले ट्रिम कर दो, फिर वहीं पर डॉट लगाकर हम इसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते थे। इसे हम कहते हैं मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग यानी हमने मेथड्स की चेन बना दी, एक के बाद एक जितने सारे मेथड्स हमें एक साथ अप्लाई करने हैं वो सारे एक के बाद एक हमने लिख दिए अपनी स्ट्रिंग के साथ। अब जितने भी मेथड्स हम एक के बाद एक लिखते हैं वो सारे के सारे लेफ्ट से राइट की तरफ कंप्यूट होते हैं। तो मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पहले हमारा जो मैसेज है वो ट्रिम होगा, उसके बाद वो अपर केस में कन्वर्ट होगा। एंड इसे हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं console.log न्यू मैसेज से कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो न्यू मैसेज क्या आया, हेलो आया, इसमें ट्रिम भी हो गया एंड इसमें डायरेक्टली वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट भी हो गया। तो जब भी हमें किसी स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई करना, नेक्स्ट मेथड जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा स्लाइस मेथड। स्लाइस का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है काट देना। तो बेसिकली ये सेम चीज करता है स्ट्रिंग्स के साथ। स्ट्रिंग का अगर हमें कोई टुकड़ा चाहिए तो ये क्या करता है, उस पर दो कट्स लगाता है और वो टुकड़ा हमें लाकर दे देता है। तो स्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग का एक पार्ट, एक टुकड़ा हमें रिटर्न कर देता है एज अ न्यू स्ट्रिंग। तो स्लाइस के अंदर जनरली हम दो आर्गुमेंट्स पास करते हैं। जब भी हम स्लाइस लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग का नाम डॉट स्लाइस, तो उसके अंदर सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास होता है, उसके बाद एक एंडिंग इंडेक्स पास होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बताता है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो भी हमें टुकड़ा चाहिए, मान लेते हैं ये हमारी बड़ी स्ट्रिंग है, इसके अंदर अगर मुझे लव, इसको अलग, ये वाला टुकड़ा एज अ न्यू स्ट्रिंग मुझे अलग से चाहिए, तो इसके लिए हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा हमारी इस सब स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स। यानी यहाँ पर आई कहाँ पर है, 0th इंडेक्स पे, एल कहाँ है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हम स्टार्ट की जगह पास करेंगे वो इंडेक्स नंबर यानी 1, एंड उसके बाद हम अपना एंडिंग इंडेक्स पास करेंगे। एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, मतलब ये लव वाली स्ट्रिंग जो हमें चाहिए, इसका लास्ट इंडेक्स +1। यानी अगर इसका लास्ट इंडेक्स हम देखें, एक बार इसका लास्ट इंडेक्स देखते हैं, L है हमारा इंडेक्स 1 पे, O है हमारा इंडेक्स 2 पे, V है हमारा इंडेक्स 3 पे, E है हमारा इंडेक्स 4 पे। तो हमें यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स पास करना पड़ेगा 5, यानी 4 + 1। तो ये जो हमारा एंडिंग इंडेक्स होता है ये नॉन इंक्लूसिव होता है, मतलब ये इंक्लूड नहीं होता टुकड़े में। अब स्टार्टिंग इंडेक्स अगर 1 है, एंडिंग इंडेक्स अगर 5 है, तो इसका मतलब है हमारा जो टुकड़ा होगा वो 1 से लेकर 4 तक ही आ रहा होगा। ये जो 5 है ये इंक्लूडेड नहीं होता, इससे एक कम वाला नंबर को हम एज अ इंडेक्स ट्रीट करते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट स्लाइस ये जो मेथड है, इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, एक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, एक हमारा एंडिंग इंडेक्स, जिसके अंदर एंडिंग इंडेक्स नॉन इंक्लूसिव होता है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है स्लाइस की, यानी हम चाहें तो डायरेक्टली हम स्ट्रिंग डॉट स्लाइस लिख सकते हैं और सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स को पास कर सकते हैं। ये भी एक वैलिड तरीका है स्लाइस को यूज करने का। पर इसमें क्या होगा, स्लाइस वाला जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेगा कि मेरा जो एंडिंग इंडेक्स है वो मेरे स्ट्रिंग की लेंथ है। स्ट्रिंग की लेंथ अगर एंडिंग इंडेक्स हो गई तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के लास्ट वाले इंडेक्स
तक जितनी भी पूरी की पूरी स्ट्रिंग फॉर्म होगी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर, वो सारा का सारा एक नया टुकड़ा बनेगा जो एज ए न्यू स्ट्रिंग हमें वापस लाकर मिलेगा। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई लेट हेलो, या इसे कह देते हैं लेट मैसेज, मैसेज है हमारी स्ट्रिंग का नाम, इसके अंदर हमने स्टोर कराया है हेलो। इसको कर लेते हैं सेव। अब अगर हम प्रिंट करवाना चाहें console.log तो हम प्रिंट करवा सकते हैं message.slice, और इसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रख सकते हैं, लेट्स सपोज हमें सिर्फ हेल चाहिए, यानी हेल शुरुआत के 4 लेटर्स चाहिए, तो हम चाहते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 हो जाए और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाए, ये H0 पे है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, H0 पे है, E1 पे है, L2 पे है, दूसरा L3 पे है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे 4, यानी जितना हमें चाहिए उससे +1। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, हेल प्रिंट हो गया। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर अपना कॉलेज लिखा है, इसे कर लेते हैं सेव, तो 0 से 4 तक क्या आएगा, शुरुआत के 4 लेटर्स आएंगे, 0 1 2 3, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर अपना मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास अपना प्रिंट होकर आ जाएगा। वहीं अगर हमें कॉलेज चाहिए तो कॉलेज के केस में फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा 0 1 2 3 4, यानी 4th वाले इंडेक्स से हम शुरुआत करेंगे कॉलेज की, एंड लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 4C पर है तो 5O पर आ जाएगा, 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से हम 11 पास करेंगे। यहाँ पर सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉलेज हमारे पास आ गया। कॉलेज की जगह हम क्या कर सकते थे, अपनी पूरी की पूरी मैसेज की लेंथ भी पास कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर हमें लास्ट तक चाहिए तो जितनी भी लेंथ है उसको अगर हम पास कर दें तो लास्ट -1, तो लास्ट इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तब भी हमारे पास कॉलेज प्रिंट होगा। एंड अगर हम चाहें तो इस पैरामीटर को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। जब भी हमें लास्ट तक बची हुई सारी स्ट्रिंग चाहिए तो उसमें हम बस स्टार्टिंग इंडेक्स को पास करते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो क्या हुआ, फिर भी हमारे पास कॉलेज प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि अगर हम सिंगल इंडेक्स पास करते हैं तो उसको स्टार्टिंग इंडेक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, और एंडिंग इंडेक्स को बाय डिफॉल्ट अपने स्ट्रिंग का हम लास्ट ले लेते हैं। अब स्लाइस के अंदर एक और स्पेशल वैल्यू है जिसको हम पास कर सकते हैं, वो है हमारी नेगेटिव वैल्यू। जब भी हम अपनी स्ट्रिंग का नाम के साथ अपने स्लाइस मेथड को यूज करते हैं और उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं, लेट्स सपोज मैंने पास किया -2, तो -2 की जगह वो क्या करेगा, स्लाइस मेथड इसे कन्वर्ट कर देगा मेरे स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है उसमें से उस नंबर को वो माइनस करके जो भी फाइनल आंसर आएगा उस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी अगर मैंने माइनस नंबर पास किया तो स्लाइस मेथड उसे कन्वर्ट कर देगा टू लेंथ माइनस नंबर। यानी अगर यहाँ पर मैंने पास कर दिया -1, तो स्लाइस मेथड क्या करेगा, -1 को कन्वर्ट कर देगा मेरे स्ट्रिंग की लेंथ जो कि है 11। इस स्ट्रिंग की लेंथ है टोटल 4 + 7 विच इज इक्वल टू 11, तो ये इसे 11 - 1 में कन्वर्ट कर देगा विच इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पर -1 की जगह अज्यूम किया जाएगा कि यहाँ पर हमने 10 पास किया है, और अगर हम 10 पास करते तो हमारे पास प्रिंट क्या होता, सिर्फ लेटर ई हमारे पास प्रिंट हो रहा होता। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो -1 के लिए सिर्फ लेटर ई हमारे पास प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे -2 कर देते तो उसका क्या मतलब होता, उसका मतलब होता है 11 जो कि लेंथ है -2 जो कि टोटल होता है 9 के, तो -2 कहने का मतलब है कि हम 9 ही पास कर रहे हैं, और 9 पास करने का मतलब है प्रिंट होगा GE। इसे रिफ्रेश करेंगे तो GE प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमने -3 पास कर दिया तो -3 पास करने का मतलब है कि हम टोटल 8 पास कर रहे हैं। 8 पास कर रहे हैं मतलब EGE प्रिंट होगा। रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पर आएगा EGE। तो इस तरीके से स्लाइस के अंदर 3 तरीके से आर्गुमेंट्स पास हो सकते हैं। एक हो सकता है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स, एक हो सकता है कि हमने डायरेक्टली सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया, एक हो सकता है कि हमने नेगेटिव वैल्यू को पास किया है एज आवर इंडेक्स। अब जावास्क्रिप्ट को जब भी हम पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस, हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी मेसी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारे डिफरेंट फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सेम काम परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमने स्लाइस मेथड को सीख लिया, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और मेथड होता है सबस्ट्रिंग नाम से। उसके खैर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर सबस्ट्रिंग मेथड भी कुछ वैसा सा ही काम करता है जैसा स्लाइस मेथड करता है, पर स्लाइस मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो थोड़े से डायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर स्लाइस को जब भी हम यूज करेंगे सबस्ट्रिंग के लिए तो कंफ्यूजन कम रहेगा। अगर हम सबस्ट्रिंग मेथड को यूज करने जाते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। पर अब डिफरेंट कई सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, हम उनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट मेथड्स को करने वाले हैं, क्योंकि यही है जो सबसे ज्यादा हम डेली बेसिस पर यूज कर रहे होंगे व्हेन वी वर्क विद जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट मेथड जिसको हम यूज करने वाले हैं ये है मेरा रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एक वैल्यू को सर्च करता है और जैसे ही वो वैल्यू मिल जाती है फिर उसे किसी नई वैल्यू के साथ रिप्लेस करके हमें एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है।
इसका मतलब है लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है आई लव कोडिंग। अब इसके अंदर हम लव वर्ड को अगर डू वर्ड के साथ रिप्लेस कर दें तो हमने सबसे पहले जो पैरामीटर पास किया ये वो वैल्यू है जिसे सर्च किया जाएगा और ये हमारी न्यू वैल्यू है जिससे हम पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो इससे अगर लव को हमने डू से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आउटपुट में आएगा आई डू कोडिंग। उसी तरीके से अगर ओ को हम चाहें तो लेटर ओ को लेटर एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं तो फर्स्ट अकरेंस हमारे पास रिप्लेस होकर आएगी। तो ये ओ होगा, इसकी जगह हमारे पास एक्स हो जाएगा, तो एक नई स्ट्रिंग आएगी जिसमें ओ की जगह हमें एक्स दिखाई दे रहा होगा। तो रिप्लेस मेथड किसी वैल्यू को ढूंढता है, फिर उस वैल्यू को एक नई वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है और उस फॉर्म में हमें एक नई और चेंज्ड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट मैसेज इज इक्वल टू आई लव कोडिंग। इसे कर लेते हैं सेव। अब इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, हम मैसेज को प्रिंट करवाएं तो मैसेज के अंदर अभी ये वैल्यू है। हम क्या करना चाहते हैं, मैसेज के अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं अपने लव वर्ड को अपने डू वर्ड के साथ। तो जैसे ही हमने किया हमारे पास नई स्ट्रिंग आ गई आई डू कोडिंग के नाम से, पर अभी भी हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब मैसेज तो अभी भी आई लव कोडिंग ही है। ये जो स्ट्रिंग हमें रिप्लेस मेथड देता है या कोई भी स्ट्रिंग का मेथड देता है ये हमारी नई स्ट्रिंग होती है, कंप्लीटली चेंज स्ट्रिंग होती है। हम चाहे तो मैसेज के अंदर सिंगल लेटर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैसेज डॉट रिप्लेस अगर हम अपने लेटर ओ को रिप्लेस करना चाहते हैं लेटर एक्स के साथ तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब हमारा लेटर ओ आता है वो एक्स के साथ रिप्लेस होगा, सारे के सारे ओ रिप्लेस नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम जब अकरेंस है वो रिप्लेस हो रही होगी। उसी तरीके से अगर हम मैसेज की वैल्यू जो है, मैसेज की वैल्यू को अगर हम चेंज करके कर दें तो लेट से अपना, 3 बार इसे हम अपना कर देते हैं और अब हम चेंज करना चाहते हैं मैसेज डॉट रिप्लेस, हम अपना को चेंज करना चाहते हैं टू कॉलेज। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट जो अपना है वो कॉलेज से रिप्लेस होगा, सारे के सारे वर्ड्स नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट अकरेंस ही रिप्लेस होती है जब भी हम रिप्लेस मेथड को यूज करते हैं। अब वैसे तो यहाँ पर रिप्लेस मेथड हमें उतना ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस एक चीज होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब कॉलेज में अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो रिप्लेस हो रहे होते हैं। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट से रेगुलर एक्सप्रेशंस पर काम कर रहे हैं तो वहां पर हम इस रिप्लेस मेथड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे एंड इसकी फिर इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर। नेक्स्ट मेथड जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरा रिपीट मेथड। रिपीट मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के लिए अगर हम रिपीट मेथड को कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी नंबर पास करेंगे वो बेसिकली काम करेगा एज अ काउंट ऑफ आवर कॉपीज। मतलब किसी भी स्ट्रिंग को अगर मुझे रिपीट कराना है मतलब उसे दोहराना है, तो उसके लिए कितनी बार उसे हम रिपीट कराना चाहते हैं उसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और वो स्ट्रिंग हमें एक नई स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें पुरानी वाली स्ट्रिंग उतनी ही बार रिपीट होकर आएगी। जैसे अगर हमने कोई स्ट्रिंग बनाई है लेट मैसेज इज इक्वल टू आई लव कोडिंग, तो अगर हम सिर्फ मैसेज को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। पर अगर मैं प्रिंट करवाऊं मैसेज डॉट रिपीट, लेट सपोज हमें इसे 2 बार रिपीट करवाना है, तो ये हो गया आई लव कोडिंग एंड आई लव कोडिंग। उसी तरीके से अगर हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं लेट फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब क्या करेंगे, अगर हम फ्रूट को सिंपली प्रिंट करवाएं तो हमारे पास मैंगो आएगा, लेकिन अगर हम प्रिंट करवाएं फ्रूट डॉट रिपीट, हम इसे 5 टाइम्स रिपीट कराना चाहते हैं तो हमारे पास 5 बार मैंगो लिखकर प्रिंट होकर आएगा। तो रिपीट मेथड भी हमारे बहुत बार काम आता है जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को रिपीट करवाना होता है मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट हम एरेज के अंदर बात करने वाले हैं एरे रेफरेंसेस के बारे में। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस को अगर हमें शॉर्ट में समझना है तो जब भी रेफरेंस शब्द हमें सुनाई दे प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एड्रेस। कौन सा एड्रेस, एड्रेस इन मेमोरी। तो एरे रेफरेंसेस का बेसिक मतलब है कि एरेस जो होते हैं उनको एड्रेस इन मेमोरी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे एरेस के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं स्ट्रिंग्स का एग्जांपल लूं तो स्ट्रिंग के अंदर अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नेम, तो इसमें हमें पता है हमारे पास ट्रू रिटर्न होकर आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों सेम है। अगर यही सेम चीज हम लिख दें ट्रिपल इक्वल टू में, हमने लिखा ट्रिपल इक्वल टू, तो उसके इसमें भी ट्रू रिटर्न होकर आएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कंपेयर हुई, यहाँ पर एग्जैक्ट स्ट्रिंग कंपेयर हुई, जो स्ट्रिंग सेम है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पर अगर यही सेम चीज हम एरे के साथ करें, अगर हम एक एरे बना रहे हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट स्टोर्ड है 1,
अगर हम इसको डबल इक्वल टू से चेक कर रहे हैं या पहले ट्रिपल इक्वल टू से चेक कर लेते हैं और हम लिखते हैं 1, तो उस केस में हमारे पास फॉल्स आएगा। यानी जावास्क्रिप्ट कह रहा है ये वाला एरे और ये वाला एरे दोनों अलग अलग एरेज हैं। पर अगर हमें सिर्फ इनकी वैल्यू कंपेयर करनी हो तो अगर हम सिर्फ डबल इक्वल टू यूज करें तो भी हमारे पास फॉल्स आएगा। यानी जावास्क्रिप्ट कह रहा है ये वाला एरे और इस वाले एरे की वैल्यू अभी भी अलग अलग है। अगर हम एक एम्प्टी एरे को कंपेयर करें तो अगर मैं लिखूं एम्प्टी एरे क्या इक्वल होता है एम्प्टी एरे के, तो भी जावास्क्रिप्ट हमें बोलेगा दिस इज फॉल्स, दे आर नॉट इक्वल, इनकी वैल्यू भी इक्वल नहीं है। और क्या ये एग्जैक्ट एलिमेंट इक्वल है, तो भी जावास्क्रिप्ट हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये चीज क्यों रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट एरे के केस में, इसका रीजन है एरे रेफरेंसेस। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरे क्रिएट होता है तो एरे के क्रिएट होने के प्रोसेस को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारी मेमोरी। मेमोरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मेमोरी स्क्वायर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरे क्रिएट होता है तो उसके लिए हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। क्या कहेंगे इसे, रेफरेंस वेरिएबल। और हमारे एरे की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कुछ और रहती है, यानी यहाँ पर हमारे एरे के जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो आकर स्टोर हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने एक एरे क्रिएट किया नम के अंदर हमने एलिमेंट स्टोर किए 1 2 3। ये एलिमेंट्स 1 2 3 इस तरीके से एक साथ स्टोर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी स्टोर हो सकता है कि मेरा 1 वाला एलिमेंट यहाँ पर स्टोर है, 2 वाला यहाँ पर स्टोर है, मेमोरी के अंदर 3 वाला कहीं और स्टोर है। लेकिन एरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस हमेशा इस वेरिएबल से करते हैं। तो ये जो मेरा वेरिएबल होता है ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल होता है। यानी इस वेरिएबल को पता है कि मेरा 0th इंडेक्स कहाँ पर है एरे का। तो 0th इंडेक्स कहाँ पर है, ये मेरा 0th इंडेक्स है एरे का। तो रेफरेंस वेरिएबल जो नम है इसको पता है कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है। मेमोरी के अंदर एड्रेस अलग अलग तरीके से स्टोर होते हैं। लेट्स सपोज जो हमारा 1 जो वेरिएबल है इसका एड्रेस है 1 2 3। तो इस नम के अंदर जो वैल्यू है एग्जैक्ट अंदर वो होगी 1 2 3। तो जब भी हमारा रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है यानी जब भी हमारा एरे क्रिएट होता है तो उस एरे के हम नाम को, उसके वेरिएबल को हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। ये जो वेरिएबल होता है इन वैल्यूज को स्टोर नहीं करवाता, ये वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करवाता है। तो एरे की वैल्यू तो कहीं और होती है पर उसका एड्रेस इस रेफरेंस वेरिएबल को पता है। इसीलिए नम्स हमें बता पाता है कि कहां पर कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पर जाकर स्टोर है। तो जब भी हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं मतलब हम एड्रेस इन मेमोरी की बात कर रहे हैं। इसीलिए जब हम मेमोरी के अंदर 2 एरेस को क्रिएट करते हैं उसका मतलब 2 अलग अलग एड्रेसेस की बात कर रहे हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट का हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज हमने एक एरे बनाया, इसको हम कहते हैं एरे 1। एरे 1 के अंदर हमने स्टोर किया वेरिएबल 1। उसके बाद हमने एक और एरे बनाया, इसके अंदर भी हमने स्टोर किया 1। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। एक है मेरा रेफरेंस वेरिएबल एरे 1, एक है मेरा रेफरेंस वेरिएबल एरे 2। तो ये लिखने से मेमोरी के अंदर क्या हुआ, मेमोरी के अंदर हमारा 1 जो एलिमेंट है वो कहीं और पर स्टोर्ड है और लेट्स सपोज इस 1 एलिमेंट का एड्रेस है 1 2 3। तो एरे 1 के पास स्टोर्ड होगा 1 2 3। अब दूसरा एक और वेरिएबल है 1 और ये जो वैल्यू 1 है इसका एड्रेस लेट्स सपोज है 4 5 6। तो एरे 2 के पास स्टोर्ड होगा 4 5 6। जब भी हम एरे 1 से पूछेंगे कि 1 कहां पर है, जब भी हम एरे 1 से उसकी वैल्यू पूछेंगे तो उसके अंदर वैल्यू 1 नहीं होगी, उसके अंदर वैल्यू होगी 1 2 3। और जब भी एरे 2 से उसकी वैल्यू पूछेंगे उसके अंदर वैल्यू होगी 4 5 6। इसीलिए जब भी हम एरे 1 और एरे 2 को कंपेयर करते हैं उनके अंदर एरे के वेरिएबल्स नहीं होते, वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट हमें रिटर्न करके देता है फॉल्स। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी एक नया एरे क्रिएट होता है तो हमारे पास नई मेमोरी एलोकेट होती है। यानी अगर हमने ये लिखा तो हमारे पास नई मेमोरी एलोकेट हुई, अगर हमने ये लिखा तो हमारे पास नई मेमोरी एलोकेट हुई। जैसे जैसे हम नए नए अपने एरेस को लिखते रहेंगे वैसे वैसे नई मेमोरी एलोकेट होगी। अगर हमने यहाँ पर ये एरे लिख दिया तो इसका मतलब इसको नई मेमोरी मिली है और दूसरे वाले एरे को नई मेमोरी मिली है, क्योंकि दोनों एरेस को अलग अलग नई मेमोरीज मिली है। इसीलिए जब उनको कंपेयर करेंगे तो एड्रेस कंपेयर होंगे मेमोरी के। और एड्रेस क्योंकि सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक एड्रेस पे कुछ और स्टोर्ड है, दूसरे एड्रेस पे कुछ और स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, तो वहां पर हमारे पास रिजल्ट में रिटर्न होकर आता है फॉल्स। और इसी एरे रेफरेंस की वजह से हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग केस निकल कर आता है। लेट्स सपोज हमने एक एरे बनाया ARR, इसके अंदर हमने 2 कैरेक्टर्स को स्टोर करवाया A और B।
अगर हम एक नया एरे बनाए, एरे कॉपी, और इसमें हम लिख दें इक्वल टू ARR, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ARR कॉपी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ARR की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मेमोरी के अंदर बनाकर देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी मेमोरी है, इसके अंदर अभी हमने ARR नाम का एक रेफरेंस बनाया। ये रेफरेंस क्या करता है, हमने एक A स्टोर करवा रखा है, एक B स्टोर करवा रखा है। लेट्स सपोज A का एड्रेस है हमारे पास 1 2 3, तो ARR के अंदर अभी 1 2 3 स्टोर्ड होगा। और हमने एक और वेरिएबल बनाया है ARR कॉपी, तो ARR कॉपी क्या करेगा, ARR कॉपी अभी खाली है पर हमने इक्वल टू ARR कर दिया, उसका मतलब है एरे के अंदर जो वैल्यू है वो एरे कॉपी के अंदर चली जाएगी। तो एरे के अंदर क्या वैल्यू है 1 2 3, तो एरे कॉपी के अंदर भी 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 आने का मतलब है कि अब एरे कॉपी डायरेक्टली किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट करना यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे कॉपी भी इन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एरे भी इन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम दो वेरिएबल्स को, एरे वेरिएबल्स को एक सिंगल एरे से बांधना चाहते हैं तो उस केस में हमें एड्रेस को इक्वल टू करना पड़ेगा। हमें 1 2 3 ABC इनको इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली उस वेरिएबल के, एरे वेरिएबल के नाम को इक्वल टू कर सकते हैं। और जैसे इसकी वैल्यू इसमें ट्रांसफर हो गई, अब जो चेंजेस एरे में होंगे वो एरे कॉपी में दिखाई देंगे, जो चेंजेस एरे कॉपी में होंगे वो एरे में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जो ये एरे वेरिएबल्स हैं ये सेम एरे को चेंज कर रहे हैं। तो मेमोरी के अंदर एड्रेस से पता चलता है कि कौन से एरे के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक एरे क्रिएट किया, इस एरे के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स को ऐड किया, A को ऐड किया, B को ऐड किया एंड हमने C को ऐड किया। ये हमने एरे बना लिया। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं एरे कॉपी। एरे कॉपी के अंदर हमने एरे की वैल्यू को असाइन कर दिया। अब अगर हम लिखे एरे इक्वल टू एरे कॉपी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास ट्रू रिटर्न होकर आएगा। क्यों? क्योंकि अब एरे कॉपी और एरे दोनों का एड्रेस सेम है, मतलब दोनों सेम ही एरे को चेंज करने का काम करते हैं। अगर हम ट्रिपल इक्वल टू करें तो उस केस में भी हमारे पास सेम आएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इंटरनली सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर लेट्स सपोज मैंने एरे के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, एरे के अंदर मैंने पुश कर दिया एक एलिमेंट, लेट्स सपोज आई पुश D, तो उसके बाद एरे की वैल्यू क्या होगी, एरे की वैल्यू होगी ABCD। अब अगर मैं देखूं एरे कॉपी को, तो एरे कॉपी की वैल्यू भी ABCD होगी। और अब अगर मैं एरे कॉपी से कुछ पॉप कर दूं, लेट्स सपोज लास्ट से हमने अपने एलिमेंट D को हटा दिया और अब एरे कॉपी को प्रिंट करवाएं तो एरे कॉपी के अंदर सिर्फ ABC रह गया, और अब मैं एरे को प्रिंट करवाऊं तो उसके अंदर भी सिर्फ ABC रह जाएगा। तो इस तरीके से एक वेरिएबल को, एरे वेरिएबल को दूसरे एरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने का मतलब होता है कि आपने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को सेम एरे से बांध दिया। अब जो चेंजेस एक करेगा वो चेंजेस दूसरे एरे के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगे हमारे पास। तो जब भी हम एरे की ऐसी कॉपी बनाना चाहते हैं जिसमें दोनों के अंदर चेंजेस हो तो इस तरीके से असाइन कर दो। लेकिन जब भी हम ऐसी कॉपी बनाना चाहते हैं जिसमें चेंजेस दोनों के अंदर ना हो, उस केस में हमें क्या करना होता, उस केस में इसे क्लियर कर देते हैं। अगर अभी हम प्रिंट करवाएं एरे के अंदर ABC है, तो अगर हम चेंजेस दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कराना चाहते तो हमें दोबारा से इसके अंदर भी A, इसके अंदर भी B, इसके अंदर भी C करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया। अब एरे और एरे कॉपी की वैल्यू सिमिलर है, पर अब जो चेंज हम एरे में करेंगे, यानी एरे के अंदर अगर हमने अब पुश कर दिया D, एंटर किया, तो एरे की वैल्यू तो ये है पर एरे कॉपी की वैल्यू ये नहीं है, एरे कॉपी की वैल्यू ABC रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने एरे कॉपी के अंदर नया जो हमारा एरे है उसको असाइन कर दिया। नया एरे यानी नया एड्रेस, चाहे अंदर की वैल्यू सेम हो पर नया एरे मतलब नया एड्रेस। और सेम चेंजेस कब रिफ्लेक्ट होंगे, जब एड्रेस सेम होगा। तो एड्रेस का मतलब ही रेफरेंस होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, इसीलिए एरे रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम किसी एरे वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे एरे वेरिएबल में असाइन करें तब हमारे दिमाग में हमेशा रेफरेंसेस के बारे में एक थॉट जरूर आना चाहिए कि इंटरनली एरेज जो हैं वो कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।